1978 का एक दौर था कि जब लोगों को लगता था कि अब कभी इंदिरा गांधी वापसी नहीं करेंगी। यह दौर जनता पार्टी का सुनहरा दौर था, लेकिन क्या हुआ? आज कांग्रेस में कुछ ऐसी ही हालत है। लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस वापसी नहीं करेगी और ये कांग्रेस का सबसे बुरा दौर है। ये हकीकत है। अगर बुरा दौर नहीं होता तो कांग्रेस के ही वो नेता कि जिन्होंने सत्ता में रहते हुए काफ़ी लाभ उठाए और जिनकी कहेंगे कि तूती बोली, सीधे लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि जो पूरे मजबूत रहे और कांग्रेस ने उनको मान सम्मान इज्जत रुतबा सब कुछ दिया। लेकिन आज उन्हीं में से ज़्यादातर नेता कांग्रेस के ही खिलाफ चल रहे हैं। उनका जो रवैया है वो बगावती है। कोई किताब लिख देता है, कोई ऐलान करता है कि हम कांग्रेस को सबक सिखा देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी। कोई कुछ कह देता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। कहीं पर किसी कांग्रेस के सीएम को इस्तीफ़ा देने को मजबूर होना पड़ता है। कहीं पर कुछ हालात हो जाते हैं। कहीं पर कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता बगावत की राह इख्तियार कर लेते हैं और कहीं पर कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों में जाकर शामिल हो जाते हैं। और ऐसे नेता कि जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये कभी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, ना कोई कांग्रेस का फेवर करना है, ना कोई हिमायत है, ना कोई विरोध है। जो सच्ची बात है वो सामने रखता हूँ। ममता बनर्जी जब से पश्चिम बंगाल में उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी है, तब से उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और अब वो कांग्रेस के बिना एक गठबंधन बनाने चली हैं। ममता दीदी कांग्रेस के बगैर एक गठबंधन बनाने चली हैं और इसी के चलते दिल्ली में नेताओं से मुलाकातें हो रही हैं और महाराष्ट्र में जाकर, मुंबई में जाकर एनसीपी सरबराह शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन क्या कांग्रेस के बिना ममता दीदी मजबूत अपोजिशन तैयार कर सकती हैं बीजेपी के खिलाफ? क्या कांग्रेस के बिना वो एक ऐसा गठबंधन तैयार कर सकती हैं कि जो बीजेपी को चुनाव में शिकस्त दे? सीधा सा मतलब यह है और सीधा सा ममता बनर्जी का जो निशाना है वो 2022 नहीं बल्कि 2024 है। 2024 में वो चाहती हैं कि देश में मोदी बना ममता बनर्जी, यानी कि पीएम मोदी के मुकाबले लोकसभा चुनाव 2024 में ममता बनर्जी को अपोजिशन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, यानी कि पीएम इन वेटिंग ममता बनर्जी रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को उस हालत में शिकस्त दी कि जब पीएम मोदी का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में उनकी ही पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। भले ही बाद में माफिया मांग मांग करके या ऐलान कर करके कुछ नेता फिर से टीएमसी में वापस चले गए हों, लेकिन ये हकीकत है कि ममता बनर्जी ने वहाँ पर भाजपा को ही नहीं बल्कि पीएम मोदी जिन्होंने तमाम रैलियाँ की, एक तरह से पश्चिम बंगाल में उनका जादू भी फीका कर दिया। अब ममता बनर्जी इसी के मद्देनज़र चाहती हैं कि वो 2024 में अपोजिशन का मजबूत चेहरा बने और लोकसभा चुनाव 2024 में बतौर अपोजिशन वो पीएम मोदी का मुकाबला करें। यानी जितनी भी अपोजिशन विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब ममता बनर्जी की क़यादत को, उनके नेतृत्व को कबूल करें, स्वीकार करें। लेकिन क्या कांग्रेस के बिना ये सब संभव है? जब शरद पवार से ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में मुलाकात की तो शरद पवार की ओर से वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने ये कहा कि शरद पवार ने भी कांग्रेस की हिमायत की है। यानी शरद पवार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जहाँ तक शिवसेना की बात है तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, इन तीनों दलों की सरकार है महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना अध्यक्ष हैं वो इसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना का जो रुझान है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर है और शिवसेना ने सामना में स्पष्ट तौर पर लिखा भी है कि कांग्रेस के बिना मजबूत
अपोजिशन, मजबूत विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन ममता बनर्जी का जो अंदाज है उससे ये नज़र आता है कि वो कांग्रेस के बिना ही एक मजबूत विपक्ष की कल्पना कर रही हैं, जो कि एक नामुमकिन सा नज़र आता है। भले ही आज कांग्रेस कमज़ोर है, उसके नेता ही कई जगह उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं और उसको जगह जगह पानी पिला रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस किस अंदाज में कर रही है। इसको ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी दलों को सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जिनको कांग्रेस से ऐतराज़ है वो पर्दे के पीछे से नानुकुर क्यों कर रहे हैं, क्यों सामने आकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं करते और ये क्यों नहीं कहते कि हमको कांग्रेस मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी ऐसे ही नेताओं से मिल रही हैं और उनकी कोशिश ये है कि जो कांग्रेस के खिलाफ हैं वो हमारे साथ आ जाएं। दरअसल यहाँ एक दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी खुद को बतौर पीएम के चेहरे के तौर पर 2024 में सामने लाना चाहती हैं। उधर कांग्रेस राहुल गांधी को सामने लेकर के आएगी। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ शामिल होती है तो वो ममता बनर्जी को कहाँ कबूल करेगी। इसी तरह से ममता बनर्जी भी ये कभी नहीं स्वीकार करेंगी कि राहुल गांधी बतौर पीएम इन वेटिंग चुनावी मैदान में उतरे, यानी कि पीएम के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी पर दांव लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में ममता बनर्जी और कांग्रेस की राह अलग अलग नजर आती है। लेकिन अगर वो साथ बैठकर के और गंभीरता से सोचे समझें तो शायद उनको ये बात पता लग जाएगी कि कांग्रेस के बिना मजबूत अपोजिशन की बात उतनी मजबूत नहीं होगी जितना ममता बनर्जी सोच रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी के आजकल कुछ सलाहकार भी ऐसे ही हैं जो शायद ममता बनर्जी को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं या अलग अलग राहें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आप मजबूत अपोजिशन अपने बल पर खड़ा करती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जबकि शिवसेना नेता संजय राउत ने सही कहा है कि इसका फ़ायदा ममता बनर्जी को नहीं मिलने वाला है। ममता बनर्जी को कांग्रेस के बिना मजबूत अपोजिशन बनाने की जो सोच है उससे ममता बनर्जी को सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो बहरहाल सियासत में आगे क्या क्या होता है इसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।